नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल. दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, हु इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ अ पॉपुलर डिमांड इस वीडियो के लिए. तो भाई इस वीडियो के लिए बहुत ही पॉपुलर डिमांड आया है और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का वीडियो मैंने लाइव नहीं किया है बिकॉज समझ ही रहे हो भाई आज बर्थडे भी है और मतलब सबकी इच्छाएं होती हैं. तो वैसे बिफोर गेटिंग इनटू इसीलिए वीडियो मैंने आज ही रिकॉर्ड किया, आज शाम के लिए. तो ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया कि भाई कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए. बर्थडे वर्डे तो ठीक है, मनते रहेंगे. और ये आज ही क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा था इसको पहले रिकॉर्ड करूंगा बट मैं इस बात को महसूस कर पा रहा था कि आप लोग जरूर चाहेंगे जानना सुनना कि सर क्या है कैसे हैं, आज आप मुझसे मिलना चाहेंगे. तो एक वीडियो तो लाइव हो गया वेदांतु मैथ पे ही एनडीए के लिए, जहां पे सर्कल्स का पार्ट 2 मैंने किया, और ये दूसरा वीडियो. तो मैं इस बात को दोबारा से बोलना चाहूंगा, मैंने एनडीए वाले सेशन में ऑलरेडी बोल दिया कि भाई आप लोगों के विशेस मुझे मिले. बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल विशेस. बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे टैग किया है. व्हाट्सएप का नंबर तो कम बच्चों के पास है बट जिनके पास है उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया. मेल बहुत सारे बच्चों के आए बिकॉज मेल आईडी मेरा सारे बच्चों के पास है, तो बहुत सारे बच्चों ने मेल पे मेरे को रिस्पॉन्स दिया. तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के ये प्यारे से विशेस these all made my day and I really mean it. क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे विशेस रहते हैं उससे वो फील आती है कि हाँ यार there are lot of people who actually care about you, who is interested in this, कि मतलब उन लोगों को याद है मेरा बर्थडे. तो अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है. So thanks a lot for this people and I really admire that. तो बस इसी के लिए धन्यवाद कहना था. और चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना ज्यादा विलंब किए. तो मैं पॉइंटर को ले लेता हूं. हियर वी गो फॉर द पॉइंटर. पेन दिख नहीं रहा है. अच्छा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई. और ये ले लिया मैंने पेन भी, ठीक है. हाँ, तो अब मैं बता देता हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो. और मैं बता देता हूं कि ये वीडियो काहे आया है, किसके पॉपुलर डिमांड पे. तो अच्छा, ये मुझसे कनेक्ट करने के तरीके. अरे जल्दी 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 जल्दी. जो वेदांतु प्रो में जाना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप वेदांतु प्रो ज्वाइन कर सकते हैं. वेदांतु प्रो कितना अच्छा है बताने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ. रिजल्ट आ रहे हैं भाई वेदांतु के अनडाउटेडली तगड़े तगड़े. तो वो रिजल्ट से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है. हाँ जी. तो किरण का एक मैसेज था, किरण सरोज, इस बच्ची का एक मैसेज था कि सर प्लीज ब्रिंग अ, माफी चाहते हैं अमृतवा का फोन आ रहा है. हाँ, तो खैर मैं क्या कह रहा था कि किरण का एक मैसेज आया था. किरण ने मैसेज किया था अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो पे कि भाई सर प्लीज ब्रिंग अ सेशन ऑन हाउ टू कवर बैकलॉग फास्ट. ये नहीं होना चाहिए, मेरे थंबनेल में भी चला गया था तो मैंने उसको चेंज करवा दिया है. बस आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना. तो हाउ टू कवर बैकलॉग फास्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस एफिशिएंटली, इस बच्ची का मैसेज था, कमेंट था. और इस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, ऑलमोस्ट 183 लाइक्स. तो इस बच्ची के कमेंट को पूरा क्रेडिट जाता है इस सेशन के लिए बिकॉज इस बच्ची ने ये कमेंट डाला, आप लोगों ने सपोर्ट किया इस कमेंट को, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना जरूरी है भाई, ठीक है. तो हियर इज द वीडियो. चलिए, और एक और बच्चे का कमेंट था. एक और बच्चे का कमेंट ये है कि हाउ टू एफिशिएंटली सॉल्व क्वेश्चंस एज वी डोंट गेट टाइम टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ड्यू टू स्कूल एंड क्लियर बैकलॉग्स टू डू रिविजन. तो ये भी बच्चे का क्वेश्चन था और ये भी वैभव मिश्रा का एक क्वेश्चन आसपास है. तो इसलिए इन दोनों बच्चों के कमेंट को क्रेडिट जाता है कि भाई आज का सेशन इन्हीं के कमेंट की वजह से हुआ है. अब मूविंग फॉरवर्ड, मैं अभी वीडियो के बारे में तो बता दूं लेकिन आप लोग भी, आपको किसी भी चीज के बारे में कमेंट कर मतलब वीडियो चाहिए तो आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए कि सर हमें इस चीज पे वीडियो चाहिए, आप वीडियो बनाओ और मैं उसको वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं. हाँ भाई, तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. ये स्थिति तो बहुत सारे बच्चों की है और यही मनस्थिति की वजह से बच्चे जूझ रहे हैं कि भाई पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे नहीं होगा जो काम चोरी कर रहा होगा या पढ़ ही नहीं रहा है और फिर भी वो ये सोच रहा है कि मेरे तरफ से चीजें काम नहीं कर रही हैं. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चे की तरफ से ऐसी कोई दिक्कत है. बट फिर भी बच्चा चाहे जितना भी पढ़ रहा है उस बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा है. तो दिक्कत क्या है, क्या किया जाए इसके लिए. तो देखो यार, और इसके साथ साथ आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि भाई इसी चीजों के कारण से आपको टेंशन हो रही है, टेंशन के कारण से और पढ़ाई नहीं होती है. तो मूविंग फॉरवर्ड, आपके अभी 11वीं के चैप्टर के बैकलॉग है सबसे ज्यादा और आप 12वीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और इससे ज्यादा चिंता हो रही है.
कि भाई अब करे तो करे क्या। 12वीं में जब पढ़ते हो तो टीचर बोल देता है 11वीं में पढ़ा होगा, आपको लगता है 11वीं का तो कुछ आता ही पता नहीं है, और टीचर 12वीं में जो पढ़ा रहा है वो 11वीं से लिंक करके पढ़ा रहा है, तो भाई वो ऐसे भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है, यही इशू है। वैसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए बता भी दो, यहां सर यही इशू है, आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अब इसके कारण से आप पेस मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टीचर जिस तेजी से, अब 12वीं में होता क्या है कि हर टीचर पे बच्चे पे दोनों ये प्रेशर रहता है कि टीचर को और बच्चों को दोनों को सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना रहता है। बिकॉज नवंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चा रिवाइज नहीं कर पाएगा। अब दिसंबर जनवरी उसको रिवाइज करने में निकल जाना है, फिर दिसंबर जनवरी के बाद बच्चा 1 महीना प्रैक्टिस करता है, फिर तुरंत बोर्ड्स आ जाते हैं मार्च में, फिर उसके बाद से 1 ही महीना और बचता है मॉक पेपर लगाने का। तो नवंबर इज दैट डेडलाइन, एकदम हार्ड स्टॉप है नवंबर का, कि भाई नवंबर में उस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि अगर नवंबर में नहीं होता सिलेबस कंप्लीट, दिस मींस मामला गड़बड़ हो सकता है। तो अब इसके कारण से एक टीचर और एक बच्चा दोनों ही हड़बड़ी में रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नहीं तो जेईई कैसे निकालूंगा। और इस हड़बड़ी के चक्कर में बच्चे का 11वीं पहले नहीं कंप्लीट हुआ, 12वीं में 11वीं जोड़ के पढ़ा रहे हैं और 12वीं को तेज भी पढ़ा रहे हैं, मामला सेट है। अब इन सारी चीजों के कारण से वो बेचारा इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि जो गाड़ी वो पकड़ सकता है, मतलब कहते हैं ना कि सामने से ट्रेन जा रही है लेकिन तुम इतने ज्यादा शॉक में हो कि तुम उस धीरे चल रही ट्रेन को भी नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि शॉक में बहुत ज्यादा हो, तो इतना शॉक होता है और इसके कारण से आपकी जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी है वो भी खराब हो रही है। तो ये तो है आपका प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। वैसे मुझे बता दो सारे लोग कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में कि भाई ये मैं प्रॉब्लम आपकी सही समझ रहा हूं, ऐसी ही दिक्कत है, कोई और दिक्कत तो नहीं। हाँ चलिए, अब यू मस्ट हैव दीज कंसर्न्स इन योर माइंड। अब इसको ठीक करते हैं। तो भाई बिफोर लर्निंग द टिप्स टू कवर बैकलॉग्स, लेट्स लर्न अबाउट टाइप ऑफ बैकलॉग्स। तो कितने टाइप के बैकलॉग आपके होते हैं? तो पहला, वन वेयर यू डिड नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आपने पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। दूसरा, सेकंड वेयर यू डिड नॉट गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपने पढ़ा है बट टीचर ने जो समझाया वो समझ नहीं आया। और तीसरा या फिर द थर्ड, व्हेन यू आर अनेबल टू कंप्लीट द चैप्टर, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ये 3 टाइप के इश्यूज होते हैं। पहला तो या तो पूरा टॉपिक गायब ही है, दूसरा पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया, और तीसरा पढ़ा भी समझ भी आया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो भी आपको वो बैकलॉग की तरह ही लगता है, क्योंकि आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब ये जो तीनों टाइप है, ये तीनों टाइप एक ही तरफ इशारा करता है, दैट यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन दैट चैप्टर। कॉन्फिडेंस उस चैप्टर में आपका गायब है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तब तो हो ही नहीं सकता चैप्टर में कॉन्फिडेंस। पढ़ा है लेकिन टीचर ने समझाया नहीं, तो आपको अगर आता भी होगा तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज आपको लगेगा मेरे को तो समझ ही नहीं आया। और अगर पढ़ा भी है, समझ भी आया, बट क्वेश्चंस नहीं बनाए, तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं देगा, बिकॉज तुमको हमेशा डर लगते रहेगा। भले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दो एक आध दो, बट तुमको हमेशा डर लगता रहेगा, पता नहीं कोई क्वेश्चन आ जाए मैं ना सॉल्व कर पाऊं, बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ सर ये सारी दिक्कतें हैं, तो आधी दिक्कत आधी जंग आपने जीत ली है। बिकॉज एक्चुअली में आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ सर प्रॉब्लम है, मैं मान रहा हूं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, भले गलती किसी की भी हो। और कई सारे केसेस में गलती कई बार हमारे तरफ से ही रहती है, मतलब बच्चे की तरफ से ही रहती है। तो अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आपने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है, तब तो उसका सोल्यूशन करोगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर रहे हो, वेरी गुड। अब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक, पहला, प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात समझो, चाहे टीचर जितना भी बोले कि भाई ये 11th से जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 12वीं की 100% चीजें 11वीं से जुड़ी होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी चीजें हैं 12वीं में जो 11वीं से जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इंटीग्रेशन हो गया, वो एक बड़ा बहुत ही बड़ा यूनिट है। एरिया अंडर कर्व हो गया, बहुत ही बड़ा यूनिट है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह हो गया। ये सारी चीजों में ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा क्या मतलब बिल्कुल ही जरूरत नहीं है आपको कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट की। तो 12वीं के मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट हो गया, कोई जरूरत नहीं है 11वीं की। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको 11वीं की कोई जरूरत नहीं, पहला। और दूसरा, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको 11वीं की जरूरत है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आप 11वीं नहीं जानते हो तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ ही नहीं सकते, या आप उन चैप्टर में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो ये चीज अपने दिमाग से निकालो।
बहुत बार क्या होता है, जैसे टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोल देता है, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लिखा और टीचर ने बोला ये वाली चीज आपको याद हो गया, आपने 11th में पढ़ा होगा, और ये बता के टीचर आगे चला गया। बच्चा लाइक ये 11वीं में मैंने तो सर देखा भी नहीं आज तक। तो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा डर लगता है और इसके बाद से आपका पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्या आपको कोई चीजें समझ ही नहीं आती, बिकॉज आप यहीं पे पैनिक कर जाते हो। तो आपको एक बात समझनी है, क्या? देखो टीचर ने ये वाली बात बोली ना, आप अपने दिमाग को बस एक बात कहो, अच्छा ठीक है, इसको टिक मार्क लगाया, यहां पे स्टार मार दिया, ये वाली चीज हाँ मेरे को आती है। आपको बस अपने दिमाग को कहना है कि हाँ हाँ सर याद आया, भले आपको नहीं याद है, आपको अपने दिमाग को कहना है कि हाँ याद है मेरे को, और उसके आगे का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है ये दिमाग को कहते हुए कि हाँ ये जानता हूं मैं, दिस इज ट्रू, आई नो दिस, आई हैव स्टडीड दिस। पूरा पार्ट समझो, तब आप एक चीज फील करोगे कि ये बीच वाला नहीं समझने की वजह से ये जो इसके आगे वाला आसान पार्ट था ये भी गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप इसको समझ जाओगे। उसके बाद आप जैसे ही ये क्लास खत्म करते हो, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि ये वाला पार्ट जहां टीचर ने बोला था कि ये 11वीं में आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया था, आप जाओ 11वीं का बुक खोलो, कॉपी खोलो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, जैसा करना है, सिर्फ इस एक पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट कर लो। अब जैसे ही आपने ये किया तो एटलीस्ट 12वीं में जो आपने ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना था, ये टॉपिक आपका क्लियर है। इसमें 11वीं का ये कंसेप्ट आया, आपने 11वीं भी कंप्लीट कर लिया, बैकलॉग था ये आपका, ये आप नहीं पढ़े थे, जैसे भी छूटा, बट ये भी आपका कंप्लीट हो गया और पूरा 12वीं भी सेट हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले अभी जो प्रेजेंट में आपके पास है आप उसको पकड़ो और उसको जाने नहीं दो। ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिए तो कल का जो बैकलॉग है वो तो बचा हुआ है, आज का बैकलॉग बन जाएगा कल के चक्कर में, तो आपका ओवरऑल 11-12 सब बैकलॉग हो जाएगा। तो इसलिए ये मत करना, 11वीं की वजह से 12वीं खराब मत होने देना, ठीक है? और इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहली चीज बता दी मैंने ना। मूविंग फॉरवर्ड, रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप कवर बैकलॉग, इंश्योर न्यू बैकलॉग नहीं क्रिएट हो। इस बात का खास और ध्यान रखिएगा कि भाई आप 11वीं में जो जो गलतियां किए हो वो गलतियां आप 12वीं में रिपीट ना कर दो। मतलब क्या? जैसे 11वीं में बैकलॉग सिर्फ इस कारण से नहीं हुआ होगा कि तुमको चीजें समझ नहीं आ रही या टीचर समझा नहीं रहा, कई बार बैकलॉग आपकी गलती से भी क्रिएट हुआ होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने 11वीं में कोई एक क्लास मिस कर दी किसी भी कारण से, या तो तुम बीमार हो गए या तो तुम आलस में आ गए होगे, जो भी कारण था, बस किसी एक कारण से एक क्लास मिस हो गई होगी, और उसके बाद तुम सोचते रहे होगे अच्छा ठीक है इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं, लेकिन ना तुमको टाइम मिला या कुछ तुम आलस में रह गए, जो भी कारण, बट वो नहीं कंप्लीट हुआ, और उसके कारण से लगे बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए। तो आपको एक बात समझनी है कि ये वाली गलती आपको दोबारा 12वीं में नहीं अपनानी है, बिकॉज अगर 12वीं में किए तो वही सेम सिलसिला 11वीं वाला आपको फॉलो कर देगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो 12वीं में वो गलती नहीं करनी है, और 12वीं में मिनिमम 90% चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 10% बैकलॉग हो जाए, 10% नहीं समझ आया वो मान लूंगा, बट आपका 12वीं पूरा क्लियर होना चाहिए। ये पहला टारगेट होगा आपका, ठीक है? अब 11वीं साथ साथ कैसे निपटाना है वो बताता हूं। अब डिवाइड एंड कॉन्कर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या है, जैसे एक तो पार्ट मैंने बता दिया कि भाई 12वीं जब पढ़ रहे होगे तो बहुत जगह 11वीं की जरूरत होगी, टीचर बोलेंगे ये वाला तुमने पढ़ा होगा 11वीं में वगैरह वगैरह, तो हर एक क्लास में ना उसको बस स्टार मार्क किया करो। और अभी से लेके काइंड ऑफ सितंबर अक्टूबर तक, मतलब 1-1.5 महीने तक में और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो अक्टूबर तक में आपका टारगेट सिर्फ यही होगा कि आप स्टार लगाओगे, और जो जो कॉन्सेप्ट टीचर बोल रहे हैं कि ये 11वीं में पढ़ा होगा, उन सारी चीजों को आप सेशन के बाद या क्लासेस के बाद उस 11वीं वाले चीज को कंप्लीट करोगे। इससे आपका ऑलमोस्ट 40 to 50% 11th कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं मिनिमम भी मानूं तो आपका 40% 11th तो कंप्लीट हो ही जाएगा, भले चाहे रिवीजन से हो या एकदम नया फ्रेश पढ़े हो, बट 40% 11th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब जब आप 12वीं पढ़ लिए हो और 11th का ये वाला पार्ट जो स्टार मार्क लगा के आप पढ़ रहे हो, उसके बाद का जो बचा हुआ वक्त है, उस वक्त को 2 हिस्सों में तोड़ो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आप रुक जाओ। नवंबर दिसंबर होते होते आपके स्कूल कम हो जाएंगे, आपको सिर्फ स्कूल जाना होगा एग्जामिनेशन के लिए, और फिर स्कूल वाले परेशान नहीं करेंगे, या स्कूल वाले अगर बुला भी रहे हैं तो स्कूल जाके तुम अपना पढ़ सकोगे। तो अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं सेल्फ स्टडी के, तो अगर 4 घंटे भी हैं तो इस 4 घंटे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटा दो अपने 11th के लिए और 2 घंटा दो अपने करंट स्टडीज के लिए। मतलब जो तुम पढ़ रहे होगे 12वीं में,
अब तो तुम उसका प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, बिकॉज अगर अभी भी जेडब्ल्यू के सवाल नहीं बनाए तो कब बनाओगे, नहीं टाइम होगा। तो अब आपको जेडब्ल्यू के सवाल बनाने हैं तो 2 घंटा आप तुम दोगे 12वीं वाले सवाल बनाने के लिए, और जो बचा हुआ 2 घंटा है ये 11वीं पे दो, हर रोज 11th के रिमेनिंग टॉपिक्स पे जिसको आपने नहीं कवर किया है जल्दी जल्दी रिवाइज करना, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त कम है। यहां तक की बात समझ में आई? पता नहीं आंख में क्या हो गया। यहां तक की बात समझ में आई? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, सबको समझ में आया? पक्का है? तो ये 2 घंटा आपने 11th पे देना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद व्हेन द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड देन स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक दैट इज नॉट। हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान दो कि ये जो 2 घंटा आप दोगे इसमें किन किन टॉपिक्स को पहले उठाओगे। क्या सीरियल वाइज उठाना चाहिए? तो नहीं, सबसे पहले तो आपको उनको उठाना चाहिए जो टॉपिक आपको लगे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा कनेक्टेड बोले तो अब जैसे मान लो रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन जो 11वीं का है रिलेशन एंड फंक्शन, और 12वीं में जो है बहुत हद तक रिलेटेड है, बिल्कुल। तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहले उठाना चाहिए। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री उठा लो। भाई ट्रिग्नोमेट्री 11th में जो है डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत रिलेटेड है पूरे के पूरे मैथमेटिक्स से ही, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री उठाना चाहिए। तो सबसे पहले वो टॉपिक्स उठाओ जो बहुत इंटर रिलेटेड है, मतलब 12वीं में उसकी बहुत जरूरत है, फिजिक्स में उसकी बड़ी जरूरत है, केमिस्ट्री में जरूरत है। तो आप सबसे पहले नंबर पे 11वीं के वो टॉपिक्स कंप्लीट करो जो इंटर रिलेटेड है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे वो टॉपिक्स उठाओ जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। अब जैसे मान लो आप 11th में आओगे तो एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज है, 11th में सबसे ज्यादा वेटेज है। तो भाई लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी उठा लो। तो ये इस ऑर्डर में कंप्लीट करते करते फिर तीसरे में जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करो। तो आपका स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि भाई 11वीं को सबसे पहले इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, फिर हाई वेटेज टॉपिक्स, फिर रिमेनिंग टॉपिक्स। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 11वीं भी कंप्लीट कर लिया। और ये ध्यान देना एक और चीज, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जब कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको करना क्या है, आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है बट बहुत फास्ट। थ्योरी मतलब एकदम लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है। या तो कोई टीचर पढ़ा रहा है 1 शॉट में तो वो 1 शॉट वाला वीडियो देख लो, या फिर तुमको ऐसा लगता है नहीं सर 1 शॉट का भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो बस किताब को देख लो और उसके एग्जाम्पल्स लगा लो। तो थ्योरी में मैं कहूंगा या तो 1 शॉट या फिर एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ, बस इतना देख लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बना रहे हैं अगर आप एनसीईआरटी या फिर अरिहंत वगैरह जो भी फॉलो कर रहे हो वहां से, और फिर पीवाईक्यू। इतने का भी वक्त नहीं मिल रहा है कि नहीं सर ये 3 चीज नहीं हो पाएगा, बीच से इस क्वेश्चन को काट दो, थ्योरी एग्जांपल्स करने के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू पे चले जाओ, ठीक है। बट इतना दो तो करना पड़ेगा, ये बेसिक है, समझ पाए यहां तक। अब मूविंग फॉरवर्ड ये वाली चीज आपने करनी है, तो इससे आपका 11वीं का पूरा मामला सेट हो जाएगा। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को अपने दिमाग में अभी से डाल लो कि तुम आज के वीडियो से मोटिवेट तो होगे, तुमको डायरेक्शन तो दिख जाएगा कि ऐसे 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 करना है, लेकिन ये चीज 1 महीने में या 1 हफ्ते में नहीं कंप्लीट होगी, बिकॉज तुम 1 साल की पढ़ाई करना चाह रहे हो। मैं नहीं कह रहा 1 साल वापस लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुमको अपने दिमाग में इस बात को लेके चलना होगा कि भैया ये 2-3-4 महीने का प्लान है, आराम आराम से, मतलब फास्ट रखना है लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं करना ये जोश जोश में सर 1 महीने का टारगेट उठा लिया मैंने, जाहिर सी बात है वो पूरा नहीं होगा, या पूरा होगा तो फिर से वैसे ही खराब तरीके से पूरा होगा, तुम क्वेश्चंस बना नहीं पाओगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप शुरुआत किए हो बट टारगेट्स आपको प्रैक्टिकल उठाने हैं, क्योंकि आपको वापस से डिमोटिवेट नहीं होना है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम डिमोटिवेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज अब ज्यादा वक्त नहीं बच रहा ना यार। अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आज 19 अगस्त हो गया, अभी 10 दिन और इधर बचे हैं, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इस साल में बच रहे हैं, और इसी 4 महीने में आपको सब कुछ करना है। आपको पूरा पूरा पढ़ना है, रिवीजन वापस शुरू करना है, सब कुछ करना है। तो बस 4 महीने बचे हैं, तो इस 4 महीने में आप मेक श्योर करो कि आप 12वीं पूरा कर लो, और 12वीं के साथ साथ आपका 11th का पूरा पूरा या बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। मैं रिवाइज तो डाल ही नहीं रहा हूं, आप 12वीं पूरा करो और 11th पूरा का पूरा बैकलॉग कंप्लीट करो, बट वो 4 महीने का प्लान लो। ऐसा नहीं कि सर 1 महीने में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये बात? पक्का? चलिए, तो ये वाली बात हो गई, डोंट बी इन अ हरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डोंट ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग। हाँ, इस बात का और ध्यान रखना खास, देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो बच्चों के गड़बड़ हो जाते हैं कई बार टीचर्स की वजह से। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ऐसा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊं
तो मैं जब पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो फिजिक्स में मेरा एक चैप्टर था रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो चैप्टर होते हैं वहां पे ऑप्टिक्स में। तो मेरा रे ऑप्टिक्स बड़ा औसम गया, क्योंकि रे ऑप्टिक्स टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मैंने बहुत ध्यान दिया। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में क्या हुआ ना कि पहला सेशन मेरा छूट गया। उसके बाद जब मैं दूसरे सेशन में गया तो सर ने जो पढ़ाया बहुत ही बेकार पढ़ाया, और 2-3 मेरे दोस्त मिल गए और उन्होंने भी बोला यार सर बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं पहले सेशन में नहीं आया, इसलिए दूसरा सेशन मेरे को समझ नहीं आया। बट वो दोस्त पहले सेशन भी आए थे, दूसरे भी आए, तो उन्होंने बोला नहीं यार सर ने तो दोनों ही सेशन में बहुत घटिया पढ़ाया। तो मेरे को लगा इसका मतलब इस टीचर को वेव ऑप्टिक्स आता नहीं है। तो मैंने दूसरा सेशन किया और उसके बाद तीसरे में आया नहीं, चौथे में आया एकदम आखिरी में, और फिर 2-3-4 सेशन गायब हो गए। उसके बाद 6-7 सेशन सर ने लिए और पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स निपट गया। उस वक्त तो मैं जोश जोश में निपटा दिया, मैं बोला छोड़ो हटाओ, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैंने देखा वेव ऑप्टिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अब वेटेज है तो मैंने क्या कोशिश की, वेव ऑप्टिक्स में को पढ़ना है। और इस पढ़ना है के चक्कर में मैंने वेव ऑप्टिक्स पे 20 दिन लगाए, 20 डेज अपने प्रिपरेशन के, और 20 दिन मैंने इसको पढ़ाई की। फिर भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो वेव ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के आए थे, एक नहीं बना मेरे से। और बात यहां पे नहीं रुकी, मैंने जितने एग्जाम दिए उसके बाद वेव ऑप्टिक्स का एक सवाल मेरे से नहीं बना। तो मुद्दा क्या था, ये एक ऐसा चैप्टर था, कहते हैं ना नासूर, तो ये वाला चैप्टर मेरे लिए नासूर बन गया था, क्योंकि एक्चुअली में मैं इसका बेसिक कभी पढ़ा नहीं क्लास में जाके, और खुद से मैंने जितनी पढ़ाई की मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार मेरे से हो जाएगा, बट रियलिटी में मैं खुद को ही धोखा दे रहा था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू नहीं किए थे। तो अगर मैं पीवाईक्यू कर लेता तो मेरे को उस वक्त भी समझ में आ जाता कि भैया पीवाईक्यूज नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एग्जाम के क्वेश्चंस कहां से होंगे। तो मैंने पीवाईक्यू नहीं किया, बाकी सबके पीवाईक्यू कर लिए थे, इसको बस रिवाइज करने में रह गया और ये चैप्टर निपट गया। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है आपका जिसके पीवाईक्यूज आप लगा रहे हो, एकदम नहीं समझ आ रहा, या आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया पता ही नहीं चल रहा, और छोड़ नहीं समझ आ रहा, भाई उसको लीव कर दो, नो इश्यूज। एक चैप्टर 2 चैप्टर छोड़ के जाओगे, कोई बहुत बड़ा डील नहीं होगा। बट आप अननेसेसरी का टाइम किसी चैप्टर पे लगाओगे और उससे आउटपुट नहीं निकलेगा तो बड़ा डील होगा। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने दिमाग में लेके चलो कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये वाला चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग है, जिसमें टोटोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं। टोटोलॉजी जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था तो मैंने ये पूरा वाला जो स्ट्रेच था ना, ये गैप मार दिया, क्योंकि हमारे यहाँ छठ वगैरह बहुत होता है, और हमारे कोचिंग में भी मतलब छठ की छुट्टी पहले अनाउंस हुई थी, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया था, और मम्मी छठ कर रही थी हमारी। लेकिन बाद में कोचिंग वालों ने क्या कहा कि यार सिलेबस पीछे चल रहा है तो हम छठ की छुट्टी नहीं देंगे। हम बोले हैं ये क्या बात हो गई, सारे बच्चों ने बोला। तो टीचर्स ने बोला कि नहीं देखो 2 दिन छुट्टी दे देंगे, जिस दिन शाम वाला अर्घ है और सुबह वाला अर्घ है, तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी में मैनेज कर लो, और बाकी हम छुट्टी नहीं दे सकते। तो हम लोग को बड़ा बुरा लगा, तो बच्चे नहीं आए, लेकिन कुछ 10-20 बच्चे आ गए थे, और वो सर ने उन्हीं 10-20 बच्चों को पढ़ा दिया और वो मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर दी। और पूरे टाइम तक मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी ही नहीं, और आखिरी में मैंने जब उसको खोल के देखने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या निगेशन होता है, क्या टोटोलॉजी होता है, वगैरह वगैरह, कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब कुछ समझ नहीं आया तो वो एग्जाम में ऐसे भी नहीं बनना था मेरे से। तो आपको ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं या बिल्कुल आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ साइट है, उनको आप छोड़ दीजिए, जरूरी है। ठीक है, यहां तक हो गया ना। मूविंग फॉरवर्ड, फोकस ऑन थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखिएगा, सॉल्व्ड एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आपके पास टीचर सपोर्ट नहीं होता। तो जब आपके पास टीचर सपोर्ट नहीं होता है तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन का तरीका क्या है, वो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल से ही पता चलेगा। तो सॉल्व्ड एग्जांपल पे खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मूविंग फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजन फॉर बैकलॉग कैन बी सॉल्विंग टू मेनी क्वेश्चंस, वॉचिंग टू मेनी यूट्यूब वीडियोस। ये ध्यान है, ये ध्यान दीजिएगा जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो स्टडिंग द चैप्टर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, सो से नो टू रैंडम स्टफ एंड इंश्योर नो डिविएशन फ्रॉम द प्लान। इस बात का खास ध्यान। देखो ये तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बोलता आया हूं, भाई तुम 10 चीजें मत पढ़ो, तुमको पीएचडी नहीं करना है। तुम सिर्फ एक यूट्यूब टीचर पकड़ लो, तुम सिर्फ एक बुक पकड़ लो, तुम सिर्फ एक पीवाईक्यू का बुक पकड़ो, एक क्वेश्चंस पकड़ो, और उसी एक को पूरा एंड तक करो। तुम बीच में मल्टीपल स्टफ, जैसे कई बार होता है क्या ना, मेरा तो बस 3 ही चैप्टर बचा हुआ है, उस 3 चैप्टर को मैं ना अच्छे से पढ़ूंगा। अब अच्छे से पढ़ने के चक्कर में पता चला इंटीग्रेशन बच्चा
HP से भी पढ़ा है, AK से भी, मतलब अरविंद सर से भी पढ़ा है, और दूसरे 2-4 सर से और पढ़ा है, 3-4 टीचर से पढ़ लिया, 3-4 टीचर ने कुछ कुछ DPP दिए हैं वो भी बनाया, फिर 3-4 टीचर ने कुछ कुछ बुक सजेस्ट किए थे वो भी बनाया, निकल गया 1 महीना सिर्फ इंटीग्रेशन कंप्लीट करने में। तो ये गलत तरीका है, ऐसा मत करो। इसके कारण से आपका वक्त जाएगा। जब आप पढ़ रहे होगे तब तो आपको बड़ा फील गुड होगा, बिकॉज आप उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, लेकिन एंड में वो आपको हराएगा, क्योंकि ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर इतना ज्यादा वर्थ का नहीं होता है जिसपे आप 1 महीना दे दो। 2-4-5 दिन 10 दिन मैक्स है यार, मतलब उससे ज्यादा वक्त देना बनता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सिर्फ मैथ्स थोड़ी है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब में कुछ ना कुछ बैकलॉग्स होंगे आपके। तो आप इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज नहीं होने चाहिए और बहुत डेविएट मत करना। एक बुक, एक टीचर, दैट्स इट, ठीक है। चलो, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस एफिशिएंटली, इस बात का ध्यान देखो। तो देखो, सॉल्व करना क्वेश्चंस एफिशिएंटली कैसे करेंगे। पहला तो डीप प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। अब एक और चीज समझो क्वेश्चन सॉल्विंग में। देखो, जनरली बच्चों को दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, बच्चा उस वक्त परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं, सजेशन हमेशा से चलते आया है। मतलब मेरे टीचर्स मुझे देते थे, तुम्हारे टीचर्स तुमको देते होंगे, मतलब हमारी टीचिंग कम्युनिटी में बहुत सारे टीचर्स देते हैं। वो ये सजेशन है कि बेटा, आपसे जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन पे जूझिए, आप उस क्वेश्चन पे वक्त बिताइए, बहुत देर उसको ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए, लेकिन उस पे वक्त बिताइए, 2-4 घंटा दीजिए कम से कम, तब जाके सोल्यूशन देखिए। देखो, मैं इससे बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूं। मैं क्यों डिसएग्री करता हूं? अब ये वाला स्ट्रैटेजी तब सही है जब बच्चा तुरंत 10वीं से 11वीं में आया है। 11th पूरा अगर वो ये स्ट्रैटेजी लगाए, या पूरा नहीं, अक्टूबर नवंबर तक लगाए 11th के, तब तक सही है। लेकिन उसके बाद भी जब बच्चा 12वीं में आ गया है, तब उसको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। अगर आप एक एक सवाल पे 2-2, 3-3 घंटा दोगे तो पहला तो आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन टूटेगा, आपको लगेगा 3 घंटे से बैठे हुए एक सवाल बन ही नहीं रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता है, इंसान को नींद आ जाती है उसी में, तो आपका टाइम वेस्ट बहुत है। और दूसरा, 2-3 घंटे देने के बाद भी ऐसा बहुत रेयर होता है, जैसे मैं भी टीचर हूं या मैं भी कई बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करता हूं अपने लिए भी, तो ऐसा बहुत रेयर होता है बच्चे के एज में कि 2-3 घंटा लगाने के बाद कुछ नया आइडिया निकल जाए। क्योंकि जब मैं टीचर हूं तब तो यार मैंने 1000 रिसोर्सेज से पढ़ रखा है, कुछ ना कुछ 1000 रिसोर्सेज से पढ़ रखा है, तब मैं 2 घंटा लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन तुम तो बच्चे हो, तुमने कितनी चीजें पढ़ी है, तुमने 10वीं पढ़ा है, 11वीं पढ़ा है, 11वीं में तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है। अब 12वीं का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस पर 3 घंटा लगा रहे हो, अब उसमें सॉल्व करने के लिए 12वीं का कॉन्सेप्ट चाहिए। भाई, तुमने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है? तो 2-3 घंटे लगाने से कुछ निकल कर आएगा, ऐसा होगा नहीं। इसी के कारण से ये टाइम वेस्ट है। तो आपसे जैसे ही सवाल नहीं बनता है, आप 2-4-5 मिनट लगा लो, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस होगी कुछ और सोचते हैं। बट द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग दिस फीलिंग या नहीं लग नहीं रहा कि बनेगा, आप तुरंत इमीडिएटली एग्जाम्पल देखो उसका, या फिर अगर एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है तो आप इमीडिएटली उसका सोल्यूशन देखो। एंड द मोमेंट यू सी सोल्यूशन, उसके बाद फिर आप उसको बनाओ। हाँ, उसके बाद आप पूरा तो क्वेश्चन खुद से बनाओ, सॉल्यूशन देख लो बट फिर भी खुद से पूरा क्वेश्चन लिख के बनाओ। इससे आपका बहुत सारा वक्त बचेगा और आप भले देख के क्वेश्चन बना रहे हो, बट जैसे जैसे होता क्या है ना, क्वेश्चन के टाइप होते हैं। अब मान लो एक टाइप का तुमने क्वेश्चन बनाया, नहीं बना, सोल्यूशन देखा। अब जब तुम सोल्यूशन देखे और उसको 1-2 बार खुद से सॉल्व किया ना, उसके बाद वैसे टाइप का क्वेश्चन जहां भी आएगा ना, तुम खुद से बना लोगे, या उसके आसपास वाला टाइप। बट पहली बार में तो आपको वो टाइप जानने के लिए वो सोल्यूशन खुद से या तो करना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा, या टीचर से पूछना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें जरूरी है और इसी से आप एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे। तो ये दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दो कि नहीं सर मेरे को 2-3-4 घंटे एक सवाल पे लगाना है, नहीं लगाओ, मत लगाओ, बिल्कुल वेस्ट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, गेटिंग फैमिलियर। तो भैया हर एक चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये इतनी लंबी चीज मैं तुमको पढ़ने नहीं बोलूंगा, बट हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, वक्त लगे तो बैठ के पढ़ना इसको, अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी हुई है ना। मूविंग फॉरवर्ड, डीप प्रैक्टिस ये मैंने बता दिया है, और ये दोनों स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करो, चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, तो मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। एंड बिलीव मी, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर जब तुम अपनी प्रिपरेशन कर लोगे ना, जेई वाला फेस खत्म होगा, तब तुमको ये जरूर फील होगा कि हर्ष सर ने बहुत अच्छी बातें बताई थी। बस इन बातों को फॉलो करना, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें बता रहा हूं, बहुत सालों से बहुत बच्चों को बताया हूं, उनका अच्छा भी हुआ है, उनका भला भी हुआ है। तो इसीलिए डाउट मत करना, बिना डाउट के आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज डाउट से तुम्हारी एनर्जी बहुत टूटेगी, फिर तुम 10 और रिसोर्सेस खोजोगे, उसमें वक्त जाएगा।
ठीक है, तो डाउट मत करो, इन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन पर भरोसा करके उसको अप्लाई करो, अप्लाई करके आगे बढ़ो। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छा होगा। बाकी और कुछ बच गया हो मेरे साइड से जो मैंने नहीं बताया, तुम्हारा कोई और डाउट है, सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का वो सवाल या जवाब हो, वो लोग भी पूछें। ठीक है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। So ladies and gentlemen, that was all for this session. I hope you loved and enjoyed the session. अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और बस आज के सेशन को अलविदा कहें। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन लग रहा है अमृतवा यहाँ देख रहा है मेरे को, और ये हमेशा व्लॉग क्यों बनाते रहता है भाई, तुम ऐसे लाइक ये रिकॉर्डेड है भाई साहब का बर्थडे है, हमारे बर्थडे बॉय है ये हमारे बर्थडे बॉय है, इनका बर्थडे कभी केक कटने वाला है, हम ले जा रहे हैं इनको। अच्छा, तो आज की कट ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, ओ नई वॉच यार, ये चलाना ही नहीं आ रहा मेरे को, भाभी ने नई वॉच दी है, मेरे को चलाने नहीं आ रहा। ये कैसे, हमारे टीचर है, ये हम है, ये हमारी क्लास है, ये कैसे बंद होता है? और अभी हमारा ब्रेक होगा। अच्छा, क्या हो गया, फोन से था ना भाई? अच्छा, वहां से फोन से। अच्छा यार, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, मैं चला नहीं पा रहा हूँ। गांव वाले भैया रिंकिया के पापा जी को एक बढ़िया एकदम वाओ, अरे मैचिंग देखो, ये हमारी है तुम्हारी, वेरी गुड नाइस। बच्चों ये हमारे हाईटेक सर को बाबा कहते हैं, हैप्पी बर्थडे, ठीक है? इनका केक काटने जा रहे हैं, बाय। चलो तो सी यू ऑल गाइस इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ख्याल रखो, और कुछ भी और बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड हिट दैट लाइक वीडियो ऑन द वीडियो। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो अमृतसर मजे करने चलें।